सेना में इस्तेमाल होने वाले अब तमाम सारे प्रोडक्ट भारत में ही बनेंगे, स्वदेशी होंगे और उनका इस्तेमाल बॉर्डर पर किया जाएगा, दुश्मन की सेना को हराने के लिए किया जाएगा। भारतीय सेना ने इसके लिए एक पूरी लिस्ट जारी की है। 405 प्रोडक्ट होंगे, 16 प्रोडक्ट होंगे कोस्ट गार्ड के इस्तेमाल के लिए। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बड़ी छलांग है स्वदेशी की तरफ। अगर हम बात करें तो भारत तेजी से मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया के स्लोगन को मजबूती के साथ जमीन पर उतार रहा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे पीके सहगल साहब से, जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं और अक्सर समय समय पर हम इनसे चर्चा करते रहते हैं, अपने दर्शकों को जानकारी देते रहते हैं। सर, ये जो एक लिस्ट जारी की गई है फिर से डिफेंस ने शुरू दी है और उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि 405 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो अब पूरी तरह से देश में ही बनेंगे। क्या कहना है आपका, किस दिशा की ओर अब भारत आगे बढ़ रहा है? 18 अगस्त को ये छठी लिस्ट थी जिसको कहा जाता है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। इसके तहत जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का 405 आइटम जो हैं इनको बैन कर दिया गया। अभी तक की जो छठी लिस्ट है इसमें तकरीबन 5000 आइटम्स को बैन कर दिया गया। इनको हर प्रकार से हिंदुस्तान में मिलाया जा रहा है। इनका खर्चा तकरीबन 3070 करोड़ के करीब है। 3070 करोड़ का इक्विपमेंट जो है PSUs, प्राइवेट सेक्टर और MSCs बनाएंगे, जिससे हमारे देश के अंदर नौकरी भी बढ़ेगी, हमारे देश की टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रेजिलियंस को भी मजबूती मिलेगी। ये ऐसे हिस्से पुर्जे हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के थे, जैसे कि एयरक्राफ्ट जो है आपका SU-30 के स्पेयर पार्ट्स, SU-30 के कंपोनेंट्स और उनका जो रॉ मटेरियल है। इसी माफिक तेजस से जो जुड़े हुए हैं, फिर जो हमारा ALH के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वॉरशिप्स के साथ जुड़े हुए हैं और डिफेंस सैटेलाइट्स के माध्यम से सैटेलाइट्स के साथ, और फिर जो डिफेंस का बाकी इक्विपमेंट है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने फैसला किया है कि 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग के माध्यम से कुछ जो रबर प्रोडक्ट्स हैं जो SU-30 के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो क्योंकि लड़ाई की वजह से मिडल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, जिससे सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गई है। स्पेयर पार्ट्स आपको टाइम पर नहीं मिलते, और मिलते हैं तो बहुत देरी से मिलते हैं, जिससे आपकी ऑपरेशनल रेडीनेस में तकलीफ आती है। फिर इसके अंदर आपका फ़ौरन एक्सचेंज आउट हो जाता है। ये तमाम पैसा बचेगा और इससे हिंदुस्तान को ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजी की बहुत फायदा होगा। सर, आपने एक चीज़ कही, इन आइटम्स को बैन कर दिया गया। उसको समझना चाहेंगे, बैन मतलब किस तरह से? क्या हम जो इंपोर्ट करते थे उसको बैन किया गया है पूरी तरह से? अब सिर्फ स्वदेश में बनेंगे, बाहरी प्रोडक्ट वो नहीं स्वीकार किए जाएंगे, ऐसा? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल इन तमाम जहाज़ों में जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें जो इस्तेमाल होने वाला, इसको कम्प्लीटली हिंदुस्तान के अंदर ही बनाया जाएगा। ये एक किस्म से डीपर आत्मनिर्भर भारत है। जो पहले थे अपने कुछ कंपोनेंट्स को थे, कंप्लीट वेपन सिस्टम्स को बैन किया हुआ था, जिसके तहत अगर आपको याद होगा कि 2014 से पहले हिंदुस्तान तमाम असला जो है, टैंक एमुलेशन, आर्टिलरी एमुलेशन, स्मॉल आर्म्स एमुलेशन, मोटर्स वगैरह एमुलेशन दूसरे देशों से खरीदता था। आज हिंदुस्तान हर प्रकार से इन तमाम चीज़ों को देश के अंदर बनाता है और 100 देशों को हम ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में ये तमाम वो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हैं, जिनकी 2 रुपये की कीमत लड़ाई के समय 2000 रुपये हो जाती है। और आपकी जो मेंटेनेंस है, ओवरऑल की डिपेंडेंस है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजमेंट मेकर्स, उनके ऊपर ज़बरदस्त होती है। अगर आप देखो कि अभी मिडल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, तो जो रशिया से सामान आता है, आपका बहुत सारा सामान है जो रशिया का, उसका टाइम पर स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं और आपका फॉरेन एक्सचेंज आउट को जा रहा है। और साथ ही साथ जो इसराइल से, जैसे कई प्रकार की मिसाइलें जो है इसराइल से आ रही है, जैसे कि आपका बराक मिसाइल है और अनेकों और मिसाइल जिनको हमने इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर में, उनके स्पेयर पार्ट्स में आने में, क्योंकि इसराइल खुद लड़ाई में इन्वॉल्व है, स्पेयर पार्ट्स में आने में देरी हो रही है। ऐसे में बहुत अच्छी बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इन तमाम स्पेयर पार्ट्स को हिंदुस्तान में बनाया जाएगा, जिससे हमारे यहाँ नौकरियाँ भी बढ़ेगी, हमारे यहाँ टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी बढ़ेगा, हमारे यहाँ ऑपरेशनल सॉवरिटी और टेक्निकल सॉवरिटी को बहुत ज़बरदस्त मजबूती मिलेगी। सर, एक सवाल बनता है जब हमारी इस तरह की चर्चा हो रही है, वो महत्वपूर्ण सवाल ये है, आपने तमाम युद्ध देखे हैं, अपनी आंखों से देखे, ऑपरेट किए हैं और उनको उनको रिजल्ट तक ले गए हैं।
इससे पहले भारत के कुछ युद्ध हुए हैं और एक समय ऐसा भी आ गया था भारत का जब हमारे पास लड़ाई के लिए सिर्फ 7 दिन का ही वेपन्स थे। अब जबकि हम स्वदेशी हो रहे हैं तो उस स्थिति में हम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, क्या भारत अब उसको पूरा कर पाएगा? देखो, लड़ाई से पहले, अगर 2014 से पहले जो थे, हिंदुस्तान को ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए, तैयारी के लिए 40 दिन का वॉर वेस्टेज रिजर्व होने चाहिए थे। ये कारगिल जब युद्ध हुआ तो कुछ चीज़ों में कंप्लीटर, जैसे मैं खुद एयर डिफेंस का कमांडर था उस समय, हमारे पास मिसाइल्स कंप्लीटली केवल 1.7 डेज के लिए। हमारा जो मेन एमुनिशन है L-70 का, वो 7 दिन का था। इसी माफिक हमारे पास जो जू गन है उसका, और जो हैंड हेल्ड मिसाइल्स हैं उनका भी तकरीबन मैक्सिमम 4, 5, 6, 7 दिन का था। टैंक एमुनिशन भी तकरीबन 40-50% नहीं था। टैंक्स 40 to 50% ही रनर्स थे, उनमें इंजन नहीं थे, उनके रेडियो सेल्स काम नहीं करते थे, क्योंकि हम दूसरे देशों के ऊपर, बाहरी देशों के ऊपर निर्भर थे और बाहरी देशों से वो सामान आ नहीं था। दूसरा, सरकार उस माफी का डिफेंस बजट में, प्रावधान नहीं किया। उनको डिफेंस को बजट नहीं दिया जा रहा था कि 1.4 या 1.5% जीडीपी का, जिससे काफ़ी था। और साथ ही साथ सरकार को लगता था कि अगली लड़ाई जो होगी इंटेंस एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी। लेकिन अभी आपने जैसे देखा, यूरोप में लड़ाई हो रही है या मिडल ईस्ट में लड़ाई हो रही है कि लड़ाइयाँ बहुत लंबी चल रही हैं। ऐसे 4.5 5 5 साल हो गया। और जहाँ तक मिडल ईस्ट में लड़ाई है इसराइल और हमास की, वो भी तकरीबन तीसरा साल हो रहा है। ऐसे में भी बड़ा लाजमी है कि हमको हर प्रकार से इंडिजिनसली तैयार होना चाहिए सर्ज कैपेबिलिटी के लिए। और कम से कम 40 दिन के हमारे पास वॉर वेस्टेज रिजर्व होने चाहिए, और इसके अलावा सर्ज कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर जैसे जैसे एमुनिशन ख़त्म हो, हम तुरंत से उसको हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकें। और जैसे कि अभी अमेरिका का देखो, कहा जा रहा है कि उनके 60% इंटरसेप्टर जो हैं वो कुछ ऐसी उनके यहाँ सर्ज कैपेबिलिटी नहीं है, जिससे उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में काफ़ी गिरावट है। ये हिंदुस्तान नहीं चाहेगा कि इस माफी की सिचुएशन कभी आए, खास करके ये निगाह में रखते हुए कि चाइना के पास में जो जजीरा है मिसाइलों का या ड्रोन्स का, वो ईरान से भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया के पास में, चाइना के पास में, ईरान के पास में बहुत बड़ा रिजर्व्स हैं, और हिंदुस्तान को इन्हीं देशों के साथ मुकाबला करना है, खास करके चाइना के साथ में। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हमारे पास ज़बरदस्त सर्च कैपेबिलिटी हो। फिर लड़ाई के अंदर आपके कई एमुनिशन डम्प्स हैं, कई पेट्रोल डम्प्स हैं जो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपके रिजर्व्स जो हैं बहुत मजबूत होने चाहिए, उनमें सर्च कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और कम से कम मिनिमम 40 डेज़ का होना चाहिए। ये थी हमारी खास बातचीत पीके सहगल साहब से, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को डिस्क्राइब किया कि भारत में पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में क्या कुछ रहा। 1.5 दिन की मिसाइल्स थी, 4-5 दिन के हथियार थे, या मैक्सिमम सप्ताह भर का ही गोला बारूद था जिससे हम युद्ध कर पाते अपने किसी भी दुश्मन राष्ट्र से। लेकिन आज के दिन में तस्वीर बदल रही है और आने वाले दिनों में मिनिमम 40 दिन का लड़ाई का सामान, युद्ध के असलहे, गोले बारूद और एंटी मिसाइल्स वगैरह अब आने वाले दिनों में अपने स्टॉक में होंगी। और सिर्फ स्टॉक में ही नहीं होंगी, बल्कि 100 देशों को हम निर्यात भी कर रहे हैं। इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में जो स्वरूप बदलेगा प्रोडक्ट का डिफेंस के क्षेत्र में, उसमें रोजगार भी मिलेंगे, और हमारे देश की ही तमाम कंपनियां प्रोडक्शन बना करके देंगी, विदेशों में निर्यात भी करेंगी। इससे हमारी विदेशी आय भी बढ़ेगी, विदेशी धन भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।